हाय दिस इज चंदन एंड यू ऑल गाइस आर वेलकम इन दिस स्टूडेंट रूम। आज का जो टॉपिक है वो है डिपॉजिटरी सिस्टम। जी, डिपॉजिटरी सिस्टम। लेकिन डिपॉजिटरी सिस्टम चालू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट रूम की जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाजू में जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर दीजिए। जी सर, तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले हम क्या करेंगे ना, डिपॉजिटरी सिस्टम जो चैप्टर में है वो पढ़ने से पहले हम इसका पूरी इंडेक्स देख लेंगे। इंडेक्स देखने से क्या होता है ना, जो भी हम पढ़ेंगे ये पूरा इजी हो जाएगा, हमें पूरा इजी हो जाएगा। हमें पता चलेगा कि एटलीस्ट हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं और फिर याद भी रह जाएगा आपको। ओके, तो पहले हम इंडेक्स में हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे। जी, मीनिंग मतलब डिपॉजिटरी सिस्टम है क्या, पहले मीनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मीन्स डिपॉजिटरी सिस्टम हमारे इंडिया में क्यों आया, डिपॉजिटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है। जी, देन उसके बाद पढ़ेंगे इसका एडवांटेजेस मतलब बेनिफिट्स, किसी डिपॉजिटरी सिस्टम की बेनिफिट्स क्या है हमारे इंडिया में आने के बाद, हमें क्या बेनिफिट्स मिला, फ़ायदा क्या हुआ हमें। उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स हमारी डिपॉजिटरी सिस्टम में, पूरे सिस्टम में कौन कौन है, बोलो बोलो कौन है वो। जी, पूरी देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ना कंसेप्ट टर्म्स रिलेटेड टू द डिपॉजिटरी सिस्टम। सर डिपॉजिटरी सिस्टम की कंसेप्ट ये तो अपने अपने कंसेप्ट है, ये तो हम देखेंगे। उसके साथ साथ इसको बेस करके और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, वो भी हम देखेंगे, कोई बात नहीं है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम। सर डिपॉजिटरी सिस्टम की फंक्शन क्या है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद डिपॉजिटरीज इन इंडिया, हमारे इंडिया में कितने सारे डिपॉजिटरीज हैं वो भी देखेंगे और कुछ डिस्टिंक्शन है इसके रिगार्डिंग वो भी देखेंगे। अभी तो फिलहाल हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो शेयर होल्ड करते हैं, अभी दो फॉर्म में हम शेयर होल्ड कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटीज कैन बी हेल्ड इन टू मोड्स, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड। जी, एक तो हम फिजिकली मतलब हमारे हाथ में शेयर सर्टिफिकेट है, ऐसे भी हेल्ड कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिकली डिमेटलाइज फॉर्म में। जैसे सोचो मेरे पास अभी 100 रुपये है नोट, ये फिजिकली फॉर्म में मैं होल्ड कर रहा हूँ, और मेरे बैंक अकाउंट में भी है 100 रुपये, वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक मोड में मैं होल्ड कर रहा हूँ उसको। जी, तो ऐसा रहता है। लेकिन सर डिमेटलाइज फॉर्म डिपॉजिटरी सिस्टम हमारे इंडिया में आया क्यों लाना पड़ा, सेबी ने इसको क्यों लाया हमारे इंडिया में, इसके रिगार्डिंग कुछ हम तो फिजिकल फॉर्म में अच्छे से शेयर को होल्ड कर रहे थे ना, फिर हमें क्यों लाना पड़ा। जी, इसके रिगार्डिंग कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फिजिकली फॉर्म में आप होल्ड करते हैं ना, तो हमें कुछ डिसएडवांटेजेस मिला है, जिसके वजह से आज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें हमारे सिक्योरिटीज़ को होल्ड करना पड़ता है। जैसे पहले जो डिसएडवांटेज है वो रिस्क फैक्टर। हम अगर हमारी सिक्योरिटीज़ को हमारे साथ रखेंगे बहुत ही रिस्क फैक्टरी हो जाएगा। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ पेपर कैन बी लॉस्ट, किधर भी खो सकता है, डैमेज हो सकता है, टोन हो सकता है, स्टोलन मतलब चोरी हो सकता है, मिसप्लेस्ड हो सकता है, ये सारे रिस्क रहता था। सोचो आपके पास आपके लॉकर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 200 शेयर पड़ा हुआ था, एक शेयर की कीमत है 2500 रुपये, और वो 200 शेयर सर्टिफिकेट किसी भी कारण से आपकी लॉकर ही जल गया और शेयर सर्टिफिकेट भी जल गया, क्या होगा फिर आप अगर कंपनी के पास जाओगे, मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे को डिविडेंड दो, मैं एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करूँगा इधर का, को लात मार के निकाल देंगे कंपनी से, क्योंकि आपके पास तो एविडेंस ही नहीं है जो आप कंपनी की शेयर होल्डर हो। एविडेंस क्या था ना, शेयर सर्टिफिकेट आपके पास है ही नहीं। तो अगर नहीं रहता है फिर आपको तो कोई मतलब हक ही नहीं मिलेगा उस कंपनी में। लेकिन आपने सच में शेयर सर्टिफिकेट था आपके पास, वो जल गया है, अब क्या कर सकते हो आप। तो ये सारे रिस्क था, पहला रिस्क तो ये था। सेकंड ना एफर्ट इन डुप्लीकेटिंग, जैसे बताया लॉकर जल गया, आपकी कंपनी की शेयर सर्टिफिकेट ही पूरे जल गया, आपके पास अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके पास एविडेंस कुछ नहीं है, तो आपको अभी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अब डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट अगर बनाते हो आप, उसके लिए उसके प्रोसेस बहुत लंबा पड़ जाता था। पहले तो कंपनी वेरीफाई करेंगे सच में आप इसी कंपनी की शेयर होल्डर हो कि नहीं,
ये वेरीफाई करेंगे। फिर ये सारे प्रोसेस में बहुत ही टाइम कंज्यूम हो जाता था। तो ये भी एक एडवांटेज है जिसके वजह से डिमेटलाइज फॉर्म आया आज, डिपॉजिटरी सिस्टम आया आज। उसके बाद डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। आपने प्रोस्पेक्टस, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया पब्लिक को, पब्लिक ने अप्लाई करके पैसा भी पे कर दिया, लेकिन इसके रिगार्डिंग आपने जो पैसा पे किया इसके रिगार्डिंग कंपनी को तो शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। और शेयर सर्टिफिकेट इशू के लिए बहुत ही टाइम लग जाता, क्योंकि फिजिकली हर एक घर पे भेजना पड़ता था शेयर सर्टिफिकेट को। बहुत टाइम लग जाता था, बहुत पैसा भी लग जाता था, कंपनी का बहुत पैसा भी वेस्ट होता था इसमें। देन उसके बाद आता है डिले इन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। जैसे सोचो मेरे पास 100 शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, आज मैं उस 100 शेयर को मैं ट्रांसफ़र करूँगा किसी और के नाम पे। ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोसेस था ना फिजिकली, बहुत ही घटिया प्रोसेस था पहले। मतलब पहले वेरीफाई किया जाएगा मेरे को सच में शेयर का ओनर मैं हूँ कि नहीं हूँ, फिर मुझे परमिशन दिया जाएगा, हाँ भाई तुम अभी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो। फिर जो भी ट्रांसफरी है उसको भी देखा जाएगा सच में बंदा खरीद रहे हैं कि कुछ धोखाधड़ी कर रहे हैं कंपनी के साथ। ये सारे कुछ करने में बहुत ही टाइम लग जाता था। ये भी एक डिसएडवांटेजेस है जिसके वजह से डिपॉजिटरी सिस्टम को लाना पड़ा हमारे इंडिया में। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन ऑफ द सिक्योरिटीज़। ट्रांसमिशन मतलब सोचो किसी भी कारण से मेरा डेथ हो गया, मेरे पास 100 शेयर था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का और मेरा डेथ हो गया। अब मैंने जिसको नॉमिनी किया था, मेरा डेथ के बाद वो सारे शेयर सर्टिफिकेट मेरी नॉमिनी को मिलेगा। अब ये सारे प्रोसेस में नॉमिनी को जब तक के मिलता तब तक के नॉमिनी बुढ़ा हो जाता था, अब नॉमिनी को भी मरने का टाइम हो जाता था, और इतने सारे डिले हो जाता था इस सारे ट्रांसफर ट्रांसमिशन में, जिसके वजह से डिमेटलाइज फॉर्म को, डिपॉजिटरी सिस्टम को लाना पड़ा अपने इंडिया में। ओके, देन आता है रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी मतलब सोचो कंपनी ने शेयर इशू किया रामसेन के नाम पे, पोस्टमैन ने रामसेन को तानसेन देखा और रामसेन के शेयर लेके जाके तानसेन को डिलीवर कर दिया, ये तो फिर रामसेन के साथ गलत हो जाएगा ना। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस था फिजिकली फॉर्म में अगर आप शेयर होल्ड करते। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए लाया गया था डिपॉजिटरी सिस्टम। समझा अभी आपको कि डिपॉजिटरी सिस्टम क्यों लाया गया हमारे इंडिया में, क्या ज़रूरत था इसका। ओके, अब अगर डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या होता है ना, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर को होल्ड करते हैं शेयर होल्डर, और इशू वगैरह सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही होता है, जस्ट लाइक बैंकिंग सिस्टम। ये पूरी बैंकिंग सिस्टम की तरह ही है। मैं पूरी डीप में लेके जाऊंगा आपको डिपॉजिटरी सिस्टम की, बस अभी इतना ही समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मोड है, बस इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है। ओके, देन मीनिंग ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम। सर डिपॉजिटरी सिस्टम की मीनिंग क्या है कि अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे अब बैंकिंग सिस्टम के अंदर आपके पास भी 100 रुपये है और आप 200 रुपये आप गूगल पे मतलब आपकी बैंक में डाल के आए हो, उसके वो पैसा आप गूगल पे भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो इसको उधर भी, लेकिन वो पैसा आप हेल्ड तो इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो ना। तो वैसे ही आपका जो सिक्योरिटीज़ है डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू आप आपकी सिक्योरिटीज़ को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। ओके, देन आता है सर द ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। जब भी अभी जैसे बताया मैंने, जब भी ट्रांसफ़र होता है, सेटलमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा। जैसे आपकी गूगल में आप जैसे सोचो सामने वाले व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपसे 200 रुपये मिलना है, उसको रिसीवेबल है। ओके, आपने बोला तेरे पास गूगल पे है क्या, तो बोलते हाँ भाई गूगल पे है मैं, तो आपने बोला ठीक है मैं गूगल पे कर देता हूँ, उसको फिजिकली ना दे के आपने गूगल पे में ट्रांसफ़र कर दिया इलेक्ट्रॉनिकली, किया ना। तो वैसा ही आप शेयर को भी कर सकते हो, फिजिकली ना हुए डीमैट अकाउंट के थ्रू आप बिल्कुल किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो आपकी शेयर। ओके, उसके बाद आता है द डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन द अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर। डिपॉजिटरी सिस्टम का ही काम है पूरी आपकी अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। आपकी बोले तो आप शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डर की अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, उसके रिगार्डिंग आपने जो 100 शेयर होल्ड करके बैठे हो कोई भी कंपनी का, उसका उस 100 शेयर के पीछे अगर कोई बोनस शेयर इशू होता है वो भी आपको मिल जाएगा। वो भी कलेक्शन करने की जो जिम्मेदारी है डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का। अब हम देखेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है। देन आपकी शेयर के ऊपर जो डिविडेंड है ये भी कलेक्शन वही करता है। हमें मतलब फिजिकली कुछ दिमाग में रखना ही नहीं है कुछ,
सारे शेयर होल्डर की बिहेव में करते रहते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम में। ओके, उसके बाद आता है सर, द इंडियन डिपॉजिटरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पासिंग द डिपॉजिटरी एक्ट 1996। जी, डिपॉजिटरी जो एक्ट आया था वो 1996 में आया था, और डिपॉजिटरी सिस्टम आया डिपॉजिटरी एक्ट को लागू करके इंडिया में। समझा सर? मैं आपको बताना चाहूँगा जो डिपॉजिटरी सिस्टम होता है ना, ये पूरी बैंकिंग सिस्टम के समान है। क्यों? कि मैं दिखाता आपको कैसे। जैसे ना मैंने लिख के रखा है इधर डिपॉजिटरी सिस्टम और एक साइड में बैंकिंग सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या होता है ना, ये क्या रखते हैं, सिक्योरिटीज़ को सेव करके डिपॉजिट करके रखते हैं अकाउंट में, और बैंकिंग सिस्टम में आपकी पैसा को सेव करके रखते हैं। मतलब डिपॉजिटरी सिस्टम का काम क्या है ना, आपकी जो भी शेयर्स है, डिबेंचर है, जो भी सिक्योरिटीज़ है वो सेफेस्ट जोन में रखते हैं। और बैंकिंग सिस्टम का काम क्या है, आपकी पैसा को इलेक्ट्रॉनिक मोड में सेफेस्ट जोन में रखते हैं। ओके, देन डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या होता है ना, सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन अकाउंट्स हैविंग यूनिक आईडी। अब आपके पास डीमैट अकाउंट है, आप डिपॉजिटरी सिस्टम में बाइंडिंग है, तो आपको एक यूनिक आईडी मिलता है। जैसे आप बैंक में अगर कोई भी खाता ओपन करते हो, बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करते हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या मिलता है ना, बैंक अकाउंट नंबर मिलता है। तो वैसे ही आप डिपॉजिटरी सिस्टम के साथ वहाँ पे जाके आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक यूनिक आईडी मिलता है। ओके, देन देयर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ड्यूरिंग अलॉटमेंट ऑफ ट्रांसफर। वहाँ पे फिजिकल हैंडलिंग नहीं होता कोई भी सिक्योरिटीज़ का। जब अलॉटमेंट होता है एंड ट्रांसफ़र होता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। बैंक में भी होता है, आप किसी को पैसा पे कर रहे हो, आप बोल रहे हो हम हाथ फिजिकली क्यों देंगे, एक काम करिए गूगल पे कर देता है, ये भी एक मोड है। ओके, देन आता है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन अकाउंट्स इज डन। अकाउंट में सेटलमेंट हो जाता है, आपको कुछ फिजिकली करना ही नहीं पड़ता। और बैंकिंग सिस्टम में भी वही होता है, द ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन अकाउंट इज डन। अकाउंट में सेटलमेंट हो जाता है। समझा? ओके, तो डिपॉजिटरी सिस्टम है ये बैंकिंग सिस्टम के ही समान सिस्टम है, मतलब इक्वल सिस्टम है। ओके, देन इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम कि सर डिपॉजिटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस है, तभी तो डिपॉजिटरी सिस्टम आया हमारे इंडिया में। कि सर डिपॉजिटरी सिस्टम हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। डिपॉजिटरी सिस्टम का कैपिटल मार्केट में बहुत ही रोल है। जैसे हमारे इंडिया में अभी तो दो मार्केट है, एक सिक्योरिटी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में भी डिपॉजिटरी सिस्टम का बहुत सारा रोल है। जैसे ना, इट एम्स एट एलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व्ड इन पेपर और स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम। पहले के ज़माने में जब कोई भी कंपनी जब अपने शेयर को फिजिकली होल्ड करता था, सोचो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो भी शेयर है, मुकेश अंबानी जी ने तो आधा शेयर तो उनके पास ही है, आधा से भी ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में सोचो उनके पास है। तो वो सारे कुछ रखने के लिए, कंपनी में रखने के लिए एक 5th फ्लोर तक की बिल्डिंग चाहिए शेयर सर्टिफिकेट को रखने के लिए। तो ये एलिमिनेट हो गया डिपॉजिटरी सिस्टम आने के बाद। अभी सब कुछ ऑनलाइन मोड में होता है। अभी नई 5th फ्लोर तक की बिल्डिंग चाहिए आपको पेपर रखने के लिए आपकी। ओके, देन सर इट ऑफर स्कोप फॉर पेपरलेस ट्रेडिंग बाय यूजिंग द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। जैसे आप अभी बताए ना, बैंक में क्या करते हैं, हम पे कर देते हैं। हम अभी तो खुद को ही, मतलब खुद ही इसको वो उनको पैसा देना है तो हम इजीली गूगल पे, फ़ोन पे ये सारे करके पैसा दे देते हैं। तो वैसा ही डिपॉजिटरी सिस्टम आने के बाद पेपरलेस ट्रेडिंग हो गया। मतलब आपको पेपर में फिजिकली आपके पास शेयर ही नहीं है, तो फिजिकली क्या करोगे भाई, जो भी कुछ होगा वो भी पेपरलेस होगा, सारे डिजिटली होगा, फिजिकली कुछ नहीं है। समझा आपको? सर देन आता है इट लीड्स टू एलिमिनेट ऑफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जो बताया मैंने अभी। मतलब स्टोरेज एलिमिनेट कर दिया भाई, हैंडलिंग सिक्योरिटीज आपके दिमाग में कोई दिक्कत ही नहीं है अभी। जो करेगा वो सारे डिपॉजिटरीज करेगा, ठीक है? ओके, उसके बाद है इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड एफर्ट इन्वॉल्व्ड इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ द फिजिकल सर्टिफिकेट। वही है यार, घुमा फिरा के लिखा है बस। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड एफर्ट इन्वॉल्व्ड इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ द फिजिकल सर्टिफिकेट। मतलब आपके पास अब जो बताया ना, अभी 5th फ्लोर तक की बिल्डिंग ही चाहिए आपको सिर्फ। अब सोचो 100 करोड़ की शेयर सर्टिफिकेट है आपकी कंपनी में। 100 करोड़ की शेयर सर्टिफिकेट मतलब आपको तो एक बिल्डिंग चाहिए, वो 100 करोड़ की शेयर सर्टिफिकेट आपको स्टोर करके रखने के लिए, उसका अलग खर्चा है भाई। तो ये खर्चा भी रिड्यूस हो गया डिपॉजिटरी सिस्टम आने के बाद अपने इंडिया में।
ओके, उसके बाद सर डिपॉजिटरी सिस्टम आने के बाद आपका बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है जी, फ़ायदा क्या है डिपॉजिटरी सिस्टम में। पहला हम इन्वेस्टर मतलब टू द इन्वेस्टर को क्या क्या फ़ायदा, एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ डिपॉजिटरी सिस्टम आने के बाद, चलो देख लेते हैं। पहला फ़ायदा है ना एलिमिनेटिंग ऑफ रिस्क एलिमिनेशन हो गया भाई। अगर मेरी आज लॉकर में आग लग जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। डिजिटली मेरी शेयर सर्टिफिकेट ऑलरेडी डिजिटली मतलब डिपॉजिटरी फॉर्म में है मेरी, फिर वो रिस्क ही एलिमिनेट हो गया, समझा, डिपॉजिटरी सिस्टम आने के बाद। ओके, देन आता है सर, मैं पढ़ के देता हूँ एक बार, जैसे एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, ऑल रिस्क एसोसिएटेड विथ फिजिकल सर्टिफिकेट्स लाइक डिलेज, लॉस्ट, थेफ्ट, म्यूटिलेशन, बैड डिलीवरीज एटसेट्रा टोटली एलिमिनेटेड। अब भाई कोई मतलब आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। रामसेन की शेयर सर्टिफिकेट रामसेन को ही मिलेगा, तानसेन को नहीं मिलेगा भाई, तो समझा। देन आता है सर सेफ्टी मतलब ये जो सारे आप कर रहे हो ये सेफली होना चाहिए। तो डिपॉजिटरी सिस्टम आने के बाद पूरी सिस्टम ही सेफ हो गया जी। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आपकी शेयर सर्टिफिकेट को लेके, तो आपके अकाउंट्स को ही फ्रीज कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, जस्ट वन मैसेज करके, एक मैसेज कर दो, डिपॉजिटरी सिस्टम वहीं पे ब्लॉक कर देंगे आपकी अकाउंट को ही। ओके, इट इज़ द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़, मतलब ये बहुत ही सिक्योर वे है सिक्योरिटीज़ को होल्ड करने के लिए। द एंटायर सिस्टम फंक्शनिंग अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट इज मॉनिटर्ड बाय द सेबी, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड बाय सेबी। सेबी मीन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप कुछ भी करो, सारे सिक्योरिटी को लेके का काम ही है मॉनिटर करना भाई, कुछ कर नहीं सकते हो। और आपको अगर लगता है कुछ गलत हो रहे हैं तो आप बोलो, आपके अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, ब्लॉक ही कर देंगे, आपका जो भी शेयर्स है वो भी ब्लॉक कर देंगे, उसमें कोई ट्रेड ही नहीं होगा अभी, समझा। तो बहुत ही सेफ है, मतलब हैक भी नहीं हो सकता, समझ लीजिए ऐसा। अभी इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, अभी बताया सर, जैसे आप गूगल पे में इजीली किसी को भी ट्रांसफ़र कर रहे हो आपकी मनी इलेक्ट्रॉनिकली, तो वैसे आप भी शेयर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो इजीली। आप बस डीमेट अकाउंट पे जाइए आपका, और वहाँ से ट्रांसफ़र सेल कर दीजिए, जो बायर है वो बाय कर लेंगे, उसके डीमेट अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा, आपकी डीमेट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और आपकी डीमेट अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, उसकी डीमेट अकाउंट में पैसा डेबिट हो जाएगा। बस इजी सिस्टम है, नहीं कोई पेपर वर्क, नहीं कोई कुछ, नहीं कोई टाइम, मतलब टाइम भी नहीं लगता। इट्स जस्ट वन क्लिक, इट्स जस्ट ए केक वर्क, मतलब क्लिक करो, काम खत्म भाई। ओके, तो टाइम का जो टाइम कंज्यूमिंग रहता है वो टाइम भी बच जाता है। उसके बाद ऑल्सो स्टैम्प ड्यूटी लेविड ऑन ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब पहले शेयर आप फिजिकली ट्रांसफ़र करते हो तो इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत आपको वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता था, अभी वो स्टैम्प ड्यूटी भी पे नहीं करना पड़ता है, बस वन क्लिक शेयर उसके खाते में, उसने वन क्लिक उसके खाते से आपके खाते में, बस। Then processing time in transfer of securities is reduced and neither the securities nor the cash is stored and held unnecessarily long time. टाइम ही भाई, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कुछ, जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है बस उतना ही टाइम लगेगा आपको। देन आता है सर अपडेट्स एंड इंटीमेशन। द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड with the status of the holding and transaction by the depository participant and occasionally by the depository too। जो भी आपकी खाते में ट्रांजैक्शन हो रहा है, सारे के सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी को भी पता चलता है, उसके साथ साथ आपको भी पता चलता है, मतलब इधर चोरी छुपा के कुछ काम नहीं होता। ओके, क्यों? क्योंकि सेबी रेगुलेट करते हैं पूरा, सेबी बोले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूरे रेगुलेट करके रखते हैं। ओके, उसके बाद आता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। पहले क्या होता है ना, सोचो आपको 200 रुपीज़ की लोन चाहिए, आपके पास 200 रुपीज़ का सोचो ज़रूरत है और आपको लोन चाहिए, तो आप इजीली बैंक में जाइए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाइए, आपकी शेयर को गिरवी रखिए और लोन इजीली मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि वेरीफाइड बहुत जल्दी हो जाएगा डिजिटली फॉर्म में, और पहले फिजिकल फॉर्म में था, नहीं होता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लग जाता था। तो अभी आज के ज़माने में आप आपकी सिक्योरिटीज़ को गिरवी रख के वहाँ से पैसा भी या तो लोन भी ले सकते हो। जैसे डिमेटलाइज सिक्योरिटीज आर प्रीफर्ड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, समझा।
देन आता है नॉमिनेशन फैसिलिटी. सर नॉमिनेशन फैसिलिटी मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अवेल ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी एंड दिस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इन्वेस्टर. आपकी डेथ के बाद आपको कोई मतलब कोई सोचो मेरा डेथ हो गया तो मेरी जो भी शेयर्स है वो मेरी नॉमिनी को मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा इमीडिएटली यार. पहले क्या होता ना, वो सारे कंफर्म करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में टाइम प्रोसेस लग जाता था, वो भी उसके बाद भी अगर सोचो डॉक्यूमेंटेशन में फेल आ गया, बल्कि मैं ही हूँ शेयर होल्डर, उनको लगा मैं नहीं हूँ शेयर होल्डर और मेरी मौत हो चुकी है तो मेरी नॉमिनी को वो शेयर नहीं मिलेगा. लेकिन डिमेटलाइज फॉर्म में इजीली हो जाता है, इजीली कर सकते हैं. ओके, ये भी एक एडवांटेजेस है. देन सर ऑटोमेटिक क्रेडिट. द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर इज ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड डेबिटेड इन केस ऑफ द चेंज इनिशिएटेड बाय द कंपनी. अगर कंपनी ने कोई चेंज किया, सोचो कंपनी ने आज 200 बोनस शेयर इशू किया, आपने जो शेयर होल्ड करते थे उस शेयर के ऊपर 200 बोनस शेयर इशू कर दिया कंपनी ने. ओके, फिजिकली फॉर्म में अगर होता तो सर आपको 200 बोनस शेयर की शेयर सर्टिफिकेट आता था आपके घर पे, आने के लिए 3 महीने लग जाता था. और आज के ज़माने में आपके पास डिमेटलाइज फॉर्म में आज के ज़माने में बस यूँ ही जस्ट बोनस शेयर इशू किया, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, समझा. और फिर उसके बाद पार्टी. तो ऐसा रहता है, तो ऑटोमेटिकली होते रहता है ये सारे कुछ, और ये रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा. ओके, उसके बाद आता है सर कंपनी को क्या फ़ायदा. हमने इतने टाइम इन्वेस्टर को जो जो फ़ायदा था वो सारे देख लिया. इसके बाद देखेंगे हम कंपनी को क्या फ़ायदा मिलेगा इसके रिगार्डिंग. जी ऑब्वियसली कंपनी को भी बहुत सारे फ़ायदा है. पहला तो अब सोचिए जो भी पेपर वर्क था वो पेपर वर्क ही चला गया. सॉरी, अप टू डेट इंफॉर्मेशन मतलब जिस दिन कंपनी ने कुछ भी इंफॉर्मेशन इशू किया उस किसके रिगार्डिंग में, आपके शेयर्स के सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, उसी दिन आपको मिल जाएगा सारे. कंपनी को भी अच्छा लगा. दी अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी. मतलब जिस दिन आप करोगे ना उसी दिन मिल जाएगा आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपकी सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग. तो आपको कोई डरने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है इधर. ओके, उसके बाद रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स. कॉस्ट एफर्ट्स एंड टाइम इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट इन केसेस ऑफ न्यूज़ इशूज बोनस ट्रांसफर एक्सेट्रा इज सेव्ड. रिडक्शन कॉस्ट हो गया. आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो, पहले आपके घर पे जाता था पोस्टमैन के द्वारा, पोस्टमैन का अलग फीस है भाई. उसके बाद आप शेयर सर्टिफिकेट का अलग फीस है, उसके साथ साथ ट्रांसफ़र हो रहे उसका अलग फीस है. तो ये सारे के सारे ट्रांसफ़र के टाइम को स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता था, उसका अलग. ये सारे रिडक्शन ही चला गया भाई. कॉस्ट रिड्यूस हो गया. कैसे हुआ ना, डिमेटलाइज फॉर्म आने के बाद कॉस्ट भी चला गया. जैसे अब सोचो डिमेटलाइज फॉर्म में आज आप 200 शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी और के नाम पे. ओके, इजीली कर सकते हो विदाउट एनी स्टैम्प ड्यूटी. उस टाइम स्टैम्प ड्यूटी लग जाता था. फिर रिडक्शन, आपका जो कॉस्ट है कंपनी का टोटल मिला के, तो पॉइंट यही हुआ कि आपका कंपनी का जो भी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गया भाई. कंपनी को फ़ायदा है इससे. उसके बाद बेटर इन्वेस्टर एंड कंपनी रिलेशनशिप. आप जिस दिन जो भी इंफॉर्मेशन इशू कर रहे हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन उसी दिन जा रहे हैं इन्वेस्टर के पास. उसी दिन इन्वेस्टर देख रहे हैं हाँ भाई ये मैसेज आएगा, कंपनी ने आज बोनस शेयर इशू करा. अरे भाई पार्टी. ओके, कंपनी ने आज ये कर लिया. अरे भाई क्या बात है, उसी दिन मिल रहे हैं ना आपको. तो कंपनी के साथ जो इन्वेस्टर का रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छा तगड़ा रिलेशनशिप बन रहा है. इन्वेस्टर भी कंपनी को भरोसा कर रहे हैं. तो बात ये रहती है. तो इसके वजह से कंपनी नेक्स्ट टाइम जब इशू करेगा उनके शेयर तो इन्वेस्टर लोग ऐसे ही खरीद लेंगे. तो कंपनी को बहुत सारे फायदा हो जाएगा. इसको क्या लिखा है ना, द कंप्लेंट अराइजिंग आउट ऑफ लॉसेस ऑफ सर्टिफिकेट, सिग्नेचर डिफरेंसेस, लॉन्ग लैप्सेस ऑफ टाइम इन एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्ट एक्सेट्रा इज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड. अभी जो बताया वही लिखा है इसमें, इंग्लिश में लिखा है. इट लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन विद इन्वेस्टर एंड इंक्रीज गुडविल फॉर द कंपनी. वही कंपनी को भी फायदा होगा क्योंकि कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो रहा है भाई, समझा. गुडविल मतलब रेपुटेशन, समझ लीजिए आप. अभी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, डिमेटलाइज फॉर्म के जो मेन मतलब कंपनी को जो फ़ायदा हुआ वो ओवरसीज इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है अपनी इंडियन कंपनी में. कैसे, डिमेट अकाउंट से भाई.
किधर किधर भी रहो इस जमाने में, इस दुनिया में तुम किधर भी रहो, किधर से भी बस एक नेटवर्क चाहिए, मतलब आपकी मोबाइल में 4G का नेटवर्क चाहिए, बस नेट मिला और हमने क्लिक किया, हो गया आपका। अब तो फिर ओवरसीज मतलब जो हमारे इंडिया के बाहर है वो सारे इन्वेस्टर भी हमारे इंडिया में अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं विदाउट पेपर वर्क। ओके, देन आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिपोजिटरी। सर डिपोजिटरी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डिपोजिटरी सिस्टम में, पूरे सिस्टम में कौन कौन रहता है? वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, जैसे मैं बताता हूँ अभी, पहले ये देख लो जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिपोजिटरी सिस्टम, कि डिपोजिटरी सिस्टम में का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि आप जो डिपोजिटरी सिस्टम चला रहे हो पूरे सिस्टम में कौन कौन लोग होते हैं। पहले रहता है बेनिफिशियल ओनर, मतलब इन्वेस्टर मतलब हम जैसे छोटे मोटे आदमी जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी की सिक्योरिटीज़ में, हम रहेंगे। ओके, देन रहते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, उसको शॉर्ट फॉर्म में डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को डीपी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ओके, फिर ये रहेगा, उसके बाद रहेगा आपके पास NSDL CDSL, मतलब डिपोजिटरी। हमारे इंडिया में अभी 2 ही रेपुटेड डिपोजिटरी है, एक NSDL, दूसरा CDSL। देन आएगा डिपोजिटरी। क्या है सर ये आप क्या बोल रहे हैं, हमें समझा नहीं क्या डिपोजिटरी क्या होता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है। इन्वेस्टर तो समझ गए कि हम हैं, लेकिन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है, डिपोजिटरी कौन है, अभी के अभी समझाएंगे आपको, बस वेट ए मिनट। देन आता है इशूअर कंपनी। इशूअर कंपनी मीन्स जो कंपनी शेयर इशू करते हैं। 4 ही लोग रहते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन में, डिपोजिटरी सिस्टम में। ओके, अब जैसे बता रहे तो हम दिखाते हैं आपको, इधर आइए। ओके, सोचिए ये जो तीन लोग दिख रहे हैं इधर, ये सारे इन्वेस्टर हैं, इनका काम है इन्वेस्ट करना, कंपनी की पैसे में इन्वेस्ट करना इनका काम। ओके, तो ये लोग जाएगा इधर किसके पास, कंपनी डिमेटलाइज फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे लोग जाएगा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। जी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट एक इंटरलिंक है किसके बीच में, डिपोजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट रहता है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का काम है जो इन्वेस्टर लोग आ रहे हैं उनके शेयर्स के रिगार्डिंग उनके अकाउंट ओपन करना। जी, और ये अकाउंट किसके द्वारा ओपन किया जाता है, डिपोजिटरी सिस्टम के द्वारा ओपन किया जाता है। डिपोजिटरी बोला जाता है उसको जो ओपन करता है, बस ये जस्ट बीच में एक एजेंट है, एजेंट के जैसे काम करते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। वो क्या करते हैं ना, सोचो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हेड ऑफिस है सोचो मुंबई में। अब मुंबई से गांव तक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस है। अब गांव के बंदे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, कैसे करते हैं, वहाँ पे ब्रांचेस है इसलिए। तो NSDL एक संस्था है, NSDL CDSL छोड़ो, अब डिपोजिटरी समझो। डिपोजिटरी क्या है ना, डिपोजिटरी संस्था है, उनके ब्रांचेस हैं, वो लोग काम करते रहते हैं। डिपोजिटरी का काम अलग रहता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का काम अलग रहता है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जैसे लिंक है, ये इन्वेस्टर और ये डिपोजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट एक जस्ट लिंक है। अब किधर भी चले जाओ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का ऑफिस मिल जाएगा, वहाँ से बिल्कुल डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सोचो इन्वेस्टर को उनके शेयर को डीमैट मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में होल्ड करना है, तो उसके रिगार्डिंग उनको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। पहले अकाउंट कैसे ओपन किया जाएगा, इन्वेस्टर लोग जाएंगे किसके पास, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। सर हमें हमारी शेयर को डीमैट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करना है, तो एक काम करिए हमें अकाउंट ओपन करके दीजिए। तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, किसका ना, इन्वेस्टर का सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे। और डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे किसको, डिपोजिटरी को। मतलब ये इसके पास नहीं रखेंगे भाई डिपोजिटरी, सारे वेरीफाई के लिए भेज देंगे डिपोजिटरी को। अब डिपोजिटरी क्या करेंगे ना, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद उनको अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। समझा, तो ऐसा रहता है डिपोजिटरी सिस्टम। अब बस इतना समझ लीजिए, डिपोजिटरी सिस्टम में 4 लोग रहते हैं, एक इन्वेस्टर, दूसरा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, तीसरा डिपोजिटरी और 4 इशूअर कंपनी। जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है वो एक इंटरमीडियरी है, इन्वेस्टर और डिपोजिटरी, इन दोनों के बीच में रहता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, एक इंटरलिंक है बस उनके। अभी के लिए तो उतना ही समझो।
ओके, ये तो गया, फिर से वहीं पे जाना पड़ेगा, थोड़ा रुक जाइए। कहाँ गई ये कंस्टिट्यूशन ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम? मतलब उसमें बस 4 लोग रहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। ओके, उसके बाद क्या रहता है ना बेनिफिशियल ओनर। सर बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? इन्वेस्टर, जो लोग हम इन्वेस्टर हैं, शेयर होल्डर ना, वही बेनिफिशियल ओनर डिपॉजिटरी के फॉर्म में, उनके लैंग्वेज में इसको बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है। समझा? बेनिफिशियल ओनर का काम क्या है ना, बेनिफिशियल ओनर इज द इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटीज हु हैज अवेल्ड द सर्विसेज ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जो बेनिफिशियल ओनर है ना, वो सिक्योरिटी का इन्वेस्टर है। ओके, उनको सर्विस कौन देता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ओके, उसके बाद आता है बेनिफिशियल ओनर इज एंटाइटल्ड टू ऑल राइट, बेनिफिट्स एंड सब्जेक्ट टू ऑल लाइबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय डिपॉजिटरी। बेनिफिशियल ओनर के पास सारे राइट्स है, सारे बेनिफिट्स है, किसके रिगार्डिंग? लाइबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी जो शेयर हेल्ड करते हैं कंपनी का, अपने बेनिफिशियल ओनर का, तो उसके रिगार्डिंग बेनिफिशियल ओनर के पास सारे राइट है, सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, उसके बाद आता है द बेनिफिशियल ओनर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डीपी। जो बेनिफिशियल ओनर है ना, वो क्लाइंट है किसका? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का एंड डिपॉजिटरी का। क्योंकि लास्ट में देखा जाए तो सर्विस शेयर होल्डर को ही मिल रहा है, बेनिफिशियल ओनर को ही मिल रहा है, तो वही क्लाइंट होगा उनके। तो बेनिफिशियल ओनर क्लाइंट is required to open a demat account with the depository participant for electronic holding of securities, and beneficial owner has to pay charges to the depository participant for availing the services of depository participant. आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसके रिगार्डिंग कुछ चार्जेस लगते हैं, वो भी आपको पे करना पड़ेगा इसको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। देन आता है ना बेनिफिशियल ओनर इज गिवन ए यूनिक अकाउंट नंबर। आपके अकाउंट ओपन हो गया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, वो लोग आपको एक अकाउंट नंबर दे देंगे यूनिक। वो यूनिक अकाउंट आईडी सिर्फ आपके पास ही रहेगा, एक अकाउंट आईडी मिलता है एक्चुअल में। तो वो यूनिक आईडी के द्वारा ही आपके अकाउंट से डेबिट क्रेडिट सारे सब कुछ वही से होते जाएगा। ओके, देन आता है सर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है, इसका काम क्या है ना? इट इज़ द एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का एक एजेंट है। डिपॉजिटरी मतलब कंपनी, इशूअर कंपनी नहीं भाई, डिपॉजिटरी कंपनी। उनका काम ही है शेयर होल्डर की पैसा को मैनेज करना। शेयर होल्डर की पैसा बोले तो सर्टिफिकेट को, शेयर को मैनेज करना, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आता है शेयर होल्डर तक के पहुंचाना, ये काम रहता है डिपॉजिटरी का। तो उसका एजेंट है कौन? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ओके, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज रजिस्टर्ड अंडर द सेबी एक्ट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किसके अंडर रजिस्टर्ड रहेगा ना? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके अंदर रजिस्टर्ड रहते हैं। इट एंजॉयज द राइट एंड ऑब्लिगेशन एज स्पेसिफाइड अंडर सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन ऑफ 1996। सेबी ने एक रेगुलेशन बनाया, डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 1996 में एक रेगुलेशन बनाया था। उसके रिगार्डिंग जो भी पावर दिया गया है, जो भी राइट्स दिया गया, जो भी ऑब्लिगेशन दिया है, सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंजॉय करते हैं। ओके, इट इज एन इंटरमीडियरी अपॉइंटेड बाय द डिपॉजिटरी। इंटरमीडियरी किसके बाद किसके 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 बीच में इंटरमीडियरी है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक जस्ट इंटरमीडियरी है। ओके, देन डीपी एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर। वही बताया अभी, वो जस्ट एक्ट करता है इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी के बीच में। देन आता सर डायरेक्टली डील्स विद कस्टमर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होता है ना, ये डायरेक्टली डील करते हैं कस्टमर के साथ। कस्टमर मतलब इन्वेस्टर के साथ। इट सेंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पीरियोडिकली। कस्टमर को सब कुछ मिलते रहता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग से लेके जो भी आपकी शेयर के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, सारे कुछ काम है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का। किसको शेयर करना? आपकी कस्टमर को। इट फंक्शन लाइक इट्स फंक्शन लाइक से सिक्योरिटीज बैंक। ये सिक्योरिटीज बैंक के जैसे एक फंक्शन करते हैं। ओके, फैसिलिटेट्स डिमेटलाइजेशन। वही देन आता है सर डिपॉजिटरी। द डिपॉजिटरी, अब डिपॉजिटरी कौन है, इसका काम क्या है, वो भी देखना पड़ेगा हमें। डिपॉजिटरी कौन है ना? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेंट्रल बैंक वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एट द इन्वेस्टर्स रिक्वेस्ट।
इन्वेस्टर ने डिपॉजिटरी को पैर पकड़ के रिक्वेस्ट किया, सर हमारी जो भी सिक्योरिटीज़ है फिजिकल फॉर्म में, ये आप प्लीज़ 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 ये आप डीमैट फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करके रख लीजिए सर। वो डिपॉजिटरी है। हमारे इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी अभी बड़े, जैसे NSDL CDSL, ये दोनों ही है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड किया जाता है। ओके, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विस रिलेटेड टू द डिफरेंट ट्रांजेक्शन इन सच सिक्योरिटीज। ये डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन मतलब आपको जो भी करना है डिपॉजिटरी के द्वारा, तो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करता रहता है कस्टमर के नीड के थ्रू। जैसा नीड है वैसा सर्विसेज है। ओके, देन आता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़। डिपॉजिटरी करता है क्या है, उसके लॉकर में जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ है उसको होल्ड करके रखता है सेफली। अब अगर एक बार डिपॉजिटरी के द्वारा आपकी सिक्योरिटीज़ होल्ड कर दिए, आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी टेंशन फ्री है। रात को भी नींद आएगा आपको। आपके पास अगर 200 करोड़ का भी शेयर है, रात को भी नींद आएगा अच्छे से। लेकिन वो बस अच्छे से सेफली रखते हैं, उसका वैल्यू एवुलेट नहीं करता। ओके, वो काम नहीं है डिपॉजिटरी का। डिपॉजिटरी का काम है आपकी शेयर को अच्छे से रखना। देन देयर इज नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर विथ डिपॉजिटरी। देयर इज नो डायरेक्ट एक्सेस मतलब कोई डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। कौन? शेयर होल्डर। कौन? इधर शेयर होल्डर है, ये शेयर होल्डर जाके डायरेक्टली डिपॉजिटरी को एक्सेस नहीं कर सकता। बीच में कौन है? इंटरलिंक, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उसके द्वारा ही इंटरलिंक करना पड़ेगा। ओके, देन आता है इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर। कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में एक लिंक है डिपॉजिटरी। जी, डिपॉजिटरी एक लिंक है अपने आप में, किसने? कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। ओके, तो यही था आज का। देन आता है इश्यूअर कंपनी। इश्यूअर कंपनी भी है सर। इश्यूअर कंपनी में क्या होता है ना, वही कंपनी है जो शेयर इशू करते हैं, वो होता है इश्यूअर कंपनी। वही इट मीन्स द कंपनी व्हिच हैज इशूड द सिक्योरिटीज व्हिच आर डिमेटलाइज, जो डिमेटलाइज फॉर्म में है, बहुत सारे सिक्योरिटीज इशू करते हैं, वो होता है इश्यूअर कंपनी। इट मस्ट रजिस्टर्ड विद द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के साथ मस्ट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, तभी तो आप डिमेटलाइज फॉर्म में आपकी शेयर, आपकी कंपनी की शेयर को आप इशू कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही था, बाकी का हम कल देखेंगे। कल मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, और मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा जो मैंने बताया अभी समझ में आया। और कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट मतलब एक्चुअल में काम कैसे करता है डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी सिस्टम एक्चुअल में काम कैसे करता है। कल वहीं से अपना लेक्चर स्टार्ट होगा, तो कल का लेक्चर मिस मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कल का। एंड मैं यही बताना चाहूँगा कि सर बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर देखने के लिए अब तक के। एंड गुड बाय, बाय बाय।